नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं शब्द एवं वाक्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ पर शब्द और वाक्य से क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि ये जो है महत्वपूर्ण भाग है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों पहले जो हम यहाँ पर जान लेते हैं शब्द वाक्य के बारे में, क्योंकि जब आपको शब्द वाक्य के बारे में पता होगा तब आप कोई से भी क्वेश्चन हो उसे आसानी से हल कर लोगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम यहाँ पर शब्द के भेदों की बात करें तो इसे 3 भेदों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, आँख, हाथी, मोर, तो कोई भी नाम है तो यह हो गया रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, और इन्हें अलग अलग करने पर उनका अर्थ स्पष्ट हमें प्रतीत हो जाता है, इनके बारे में हमें पता लग जाता है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय हिमालय। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। तो बर्फ़ का घर हिम प्लस आलय, और ऐसे ही विद्या प्लस अर्थी। तो जब इनको अलग अलग भी करेंगे तब भी हमें इनके बारे में पता लग जाएगा। तीसरे नंबर का है योग रूढ़। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। योग भी हो गया और रूढ़ भी हो गया। पहला था रूढ़, दूसरे नंबर का था यौगिक। योग मतलब जोड़, जो 2 शब्दों को मिलाकर बनता है। तीसरा है योग रूढ़। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, जैसे दशानन, 10 है मुख वाला, ऐसे कोई व्यक्ति अर्थात रावण। ऐसे ही लंबोदर है, लंबा है उदर पेट का, उदर अर्थात पेट जिसका, श्री गणेश। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर जो है ये जो शब्द जो है इसके 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। बात करें यहाँ पर वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होता है? शब्दों या पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, और इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। पहचान यही है, शुरू में उद्देश्य दिया गया होगा, बाद में विधेय दिया गया होगा। इस तरीके से भी आप इसे आसानी से पहचान पाओगे। जैसे अमित रोटी खाता है, अमित रोटी खाता है। तो ये जो अमित है ये क्या है? उद्देश्य है। और रोटी खाता है ये क्या हुआ? विधेय। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। अमित के बारे में कहा जा रहा है तो यहाँ पर उद्देश्य यह अमित है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे ये रोटी खाता है, या फिर शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो इस वाक्य में शिक्षक उद्देश्य और छात्रों को पढ़ा रहे हैं विधेय। तो पहचान यही है, शुरू में उद्देश्य दिया गया होगा, बाद में विधेय होता है। अब बात करें यहाँ पर इसके रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब जो सरल वाक्य ये क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, या आशा अच्छा गाती है, परिश्रमी बालक सफल होते हैं, या फिर बिजली चमकती है, पानी बरसा। तो ये सभी क्या है? सरल वाक्य है। और बात करें यहाँ पर संयुक्त वाक्य की। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक या फिर संयोजक जो शब्द है उसके द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त कहा जाता है। संयुक्त का मतलब ही 2 को मिलाकर होता है। संयुक्त अर्थात जो 2 अक्षर से बनते हैं उन्हें कहा जाता है संयुक्त अक्षर। और संयुक्त वाक्य जो 2 वाक्यों से बने होंगे। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य है, समुच्चय बोधक शब्द
के द्वारा परस्पर जुड़े हों तो उन्हें सुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे रमेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। वह चला तो था परंतु रास्ते में लौट गया। तो ये परंतु और ये क्या है, समुच्चय बोधक है, संयोजक है। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो ये सभी संयुक्त वाक्य है। और बात करें यहाँ पर मिश्र वाक्य की, तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा उसके अधीन एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिश्रण जो सरल संयुक्त दोनों को मिलाकर बनेगा। जैसे जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे। वह काम हो गया है जिसे करने के लिए आपने कहा था। जब तुम जाओगे तब मैं भी जाऊंगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बार जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो ये तो बात थी यहाँ पर ये वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 थे, सरल संयुक्त और मिश्र। अब बात करें यहाँ पर अर्थ के आधार पर, ये क्योंकि ये भी एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके जो भेद है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 प्रकार 8 भेद जाए बताए गए हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अब विधानवाचक क्या होता है, तो जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है तो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके हैं, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो ये क्या है, विधानवाचक, कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। निषेधवाचक, निषेध आप जानते हैं मनाही होती है जहाँ पर किसी काम को करने से रोका जाता है। जैसे श्याम आज नहीं पढ़ेगा, गणित के अध्यापक आज कक्षा नहीं ली, बाला नहीं नाचेगी। तो जो नकारात्मक जो होते हैं निषेध वाले, तो इन्हें निषेधवाचक कहा जाता है। तीसरा है यहाँ पर प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक मतलब किसी से क्वेश्चन करना कि तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम्हारा घर कहाँ है, क्या तुम खेलोगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य है ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है। नंबर 4 जो है यहाँ पर ये रहेगा विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष और घृणा के भाव व्यक्त हों तो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। तो जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष और घृणा के भाव व्यक्त हों तो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, आह बड़ा अनर्थ हो गया, कैसा सुंदर विषय। तो जिसके पीछे ये इस प्रकार का संबोधन वाला जो चिन्ह दिया गया होता है, जैसे हे राम, हे श्याम, तो इस हे राम जहाँ पर किसी को पुकारा जाता है तो वो होता है विस्मयादिबोधक। नंबर 5 रहेगा यहाँ पर आज्ञावाचक, तो जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो तो उन्हें आज्ञावाचक कहा जाता है। जैसे अपना अपना काम करो, आप जा सकते हो क्या, मैं अंदर आ सकता हूँ, चुप रहिए। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर वाक्य है ये आज्ञा होते हैं जहाँ से किसी को आज्ञा दी जाती है। नंबर 6 जो है यहाँ पर ये रहेगा इच्छावाचक हो। इच्छा मतलब आप किसी से कोई उम्मीद कर रहे हो। जैसे वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, नववर्ष मंगलमय हो, तुम्हारा दिन शुभ जाए, तो और भगवान करे आपका सब काम हो जाए, या भगवान करे आपका ये जो एग्ज़ाम है जो आप देना चाहते हो क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार की जो आशा जो की जाती है, उम्मीद, तो ये इच्छावाचक है। नंबर 7 है यहाँ पर संदेहवाचक। संदेह आप समझ सकते हैं शंका से। तो जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना हो तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, वह शायद आए, या शायद मैं बाहर चला जाऊंगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य है ये संदेहवाचक वाक्य होते हैं। और नंबर 8 जो यहाँ पर ये रहेगा संकेतवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। और इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण शर्त आदि का बोध होता है। यदि छुट्टी हुई तो हम श्रीनगर अवश्य जाएंगे।
वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो समस्या दूर हो जाती। तो इस प्रकार के जो वाक्य है ये संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तो ये जो यहाँ पर शब्द और वाक्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो अब जब हम यहाँ पर इनके जो ये क्वेश्चन जो है अब हम इनको करेंगे और आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है रूढ़ शब्द का। तो यहाँ पर जो रूढ़ शब्द है ये क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर। तो ये जो जल जो आया है ये हमारा रूढ़ शब्द है, जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते, जैसे घर, आँख, हाथी, मोर। तो जल ये क्या है? रूढ़। नेक्स्ट है प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर प्रयोग जो है, प्रयोग के आधार पर बात करें तो यहाँ पर प्रयोग के अनुसार शब्द के 4 भेद ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण में पद शब्द की परिभाषा का समुचित विकल्प इनमें से बताइए। शब्दों का समूह, अक्षरों का, समास का या ध्वनियों का समूह। तो व्याकरण में पद शब्द की परिभाषा का समुचित विकल्प, तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन ए, शब्दों का समूह। नेक्स्ट है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तो इन्हें कहा जाएगा ऑप्शन बी, योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले कौन से शब्द होते हैं? तो दो शब्द या फिर वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, समुच्चय बोधक, सर्वनाम, संबंधसूचक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर माना जाएगा ये ऑप्शन ए, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 जो यहाँ पर भेद ये माने थे। और तो यहाँ पर ये सभी जो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा जो शब्द दूसरों के योग से नहीं बनते, जैसे नाक, कान आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द है इन्हें क्या कहा जाता है? तो जो शब्द दूसरों के योग से नहीं बनते हैं तो इन्हें कहा जाएगा रूढ़ शब्द। जैसे हमने जब उदाहरण पढ़ा था, घर, आँख, हाथी, मोर, नाक, कान। तो यह क्या है? रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाक्यादि के कारण कोई विकार नहीं पैदा होता है, वे व्याकरणिक दृष्टि से किस कोटि के शब्द है? या जहाँ पर जिनमें कुछ शब्दों में कोई विकार पैदा नहीं होता। तो जिनमें कोई विकार नहीं होगा उन्हें अविकारी शब्द कहा जाएगा। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं अविकारी अर्थात जिनमें विकार न हो, या फिर अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जिनमें किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता है, तो वे अव्यय शब्द कहलाते हैं या फिर अविकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंग नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य, संयुक्त शब्द, पद या संयुक्त वाक्य। तो उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो पद जो उसे कहा जाएगा कि कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंग नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, और जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम की जगह दूसरे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार के जो शब्द है ये क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के जो शब्द है इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, कौन। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन आएगा वाक्य में जब क्रिया का संबंध भाव से हो तो ये किस प्रकार के वाच्य होते हैं? जैसा कि आपको पता है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, और भाववाच्य। तो यहाँ पर ये जब क्रिया का संबंध भाव से हो तो उसे कहा जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। वाक्य में कल नहीं आऊँगा ये किस प्रकार का वाक्य है? राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित है, ए और बी दोनों है, ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसे कहा जाएगा ऑप्शन बी, आश्रित उपवाक्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्रित वाक्य है। अब मिश्रित क्या होता है, जो सरल और संयुक्त इन दोनों का मिश्रण होता है उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। तो इन दोनों का मिश्रण कौन से में है, तो ऑप्शन डी में इन दोनों का मिश्रण रहेगा। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राम घर गया और उसने खाना खाया, यह वाक्य किस तरह का वाक्य है। राम घर गया और उसने खाना खाया सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो इसे माना गया है संयुक्त वाक्य। ये जो और जो आया है ये संयुक्त वाक्य में आता है। नेक्स्ट रहेगा वाक्य का प्रकार बताएं। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है। कर्म है, कर्तृ है या फिर भाववाच्य है, तो इसे माना गया है कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वाक्य प्रकार बताना है। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, तो यहाँ पर एक किस प्रकार का वाक्य है। सरल है, संयुक्त है या फिर मिश्र है, या इनमें से कोई सभी नहीं है, तो इसे मिश्र वाक्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हमने पढ़े थे और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी ए विधानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधेयार्थवाचक शब्दों का संबंध इनमें से किससे होता है। तो अविधेयार्थवाचक शब्दों का संबंध, और तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन डी मूलार्थ व्यंजकता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्य में कालांकित सर्वनाम का भेद बताइए। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो, तो ये किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी कि मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ और इन्हें तुम रख लो, तो ये क्या है, निश्चयवाचक है। और सर्वनाम के साथ भेद यहाँ पर बताए गए हैं। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, सहसंबंधवाचक और निजवाचक, तो ये उनमें से है। पुरुषवाचक होता है जैसे मैं, तुम, आप। निश्चय होता है यह, वह। अनिश्चय कोई कुछ। प्रश्नवाचक कौन क्या। संबंधवाचक जो या जिस। सहसंबंधक जो वह तथा। निजवाचक स्वयं या फिर खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल वह विद्यालय जाएगा वाक्य में सर्वनाम छाटना है। कल वह विद्यालय जाएगा, कल वह विद्यालय जाएगा, तो यहाँ पर जो सर्वनाम है इनमें कौन सा है। तो ये जो वह जो यहाँ पर शब्द आया है ये सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते राम, कल राम विद्यालय जाएगा, तो जो ये संज्ञा जो है अर्थात नाम, इसके स्थान पर जब हम दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है तो, तुम, आप। हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो, तुम, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन सी मध्यम पुरुष के ये वाक्य हैं। तो, तुम। वह वे अन्य पुरुष, मैं हम उत्तम पुरुष। तो, तुम मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है। राम, वह, हम या फिर कोई। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है हम। नेक्स्ट जो यहाँ पर कारक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए इनमें कौन सा कारक है। कर्म, संप्रदान, कर्ण या फिर अपादान। तो अतिथि के लिए चाय लाओ, तो के लिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए और आपादान से संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे
तो के लिए, यहाँ पर एक ऑप्शन बी संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए। नेक्स्ट है बच्चा पेन से लिखता है, तो इसमें किस प्रकार का कारक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान। तो पेन से जो है यहाँ पर आपादान कारक में भी आता है और कर्ण कारक में भी आता है। आपादान वहाँ पर होता है जहाँ पर दो वस्तुएं अलग अलग होती हैं या फिर बिछोड़ते हैं, जैसे विद्यालय से बच्चे जाते हैं या राम गांव से बाहर जाता है, तो जहाँ पर जुदाई होगी तो वहाँ पर होगा आपादान कारक। यहाँ पर कोई जुदाई नहीं दिखाई गई है, तो से जो है यहाँ पर ये कर्ण कारक में प्रयोग होगा। नेक्स्ट है मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ में किस शब्द की अशुद्धि है, मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ। यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी, कारक संबंधी यहाँ पर अशुद्धि इसमें बताई गई है। आप कमेंट में लिखिएगा कि इसमें सही इसका वाक्य क्या होना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका पत्र मिला, वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध है, आपादान है, संप्रदान है या फिर अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए संबंध कारक, तो आपका पत्र मिला क्या है, संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिखारी को खाना दो, यहाँ पर कारक, तो भिखारी को खाना दो ये किस प्रकार के कारक हैं, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है या फिर आपादान है। तो भिखारी को खाना दो ये माने गए यहाँ पर संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम ने बाण से बाली को मारा, तो इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, तो कर्ण कारक जो है इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आपादान कारक है। आपादान होता है जहाँ पर अलग होना पाया जाता है किसी से, जुदाई अर्थ में आपादान कारक पंचमी व्यक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए कि हिरण शेर से डरता है। तो भी और त्रय ये एक सूत्र है, भी त्रय अर्थनम, तो जहाँ पर डरना अर्थ वाले जो होते हैं उसमें पंचमी व्यक्ति या फिर आपादान कारक जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर ये जो है हिरण शेर से डरता है, इसमें आपादान कारक पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।